तौर पर सख्ती दिखाई है। अभी जुबानी तौर पर ही हम बांग्लादेश को समझा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बांग्लादेश को यह बता रहे हैं कि भारत के साथ दुश्मनी महंगी पड़ेगी और इस दुश्मनी में भारत का नहीं, बांग्लादेश का नुकसान है, बांग्लादेश बर्बाद होगा। तो अब तक अकड़ दिखाने वाली यूनुस सरकार की अकड़ शायद थोड़ी ढीली पड़ने लगी है। विदेश सचिव के ढाका दौरे के बाद पहली बार यूनुस सरकार ने हिंदुओं पर हमले की घटना को माना। वहीं अब 16 दिसंबर को हर साल मनाया जाने वाला विजय दिवस पर बांग्लादेश से मुक्ति योद्धाओं को भेजने का फैसला यूनुस सरकार ने लिया है। लेकिन सवाल है कि क्या इतना काफी है? आखिर जमातियों और कट्टरपंथियों की शह पर चलने वाली यूनुस सरकार हिंदुओं पर हमले को लेकर कब ठोस कदम उठाएगी? आखिर संतों की जो गिरफ्तारियां हुई हैं और उनके वकीलों पर जो हमले किए जा रहे हैं वो कब रुकेंगे? जाहिर है अभी बांग्लादेश का मुकम्मल इलाज बाकी है, अभी कड़ा प्रहार बाकी है, लेकिन सवाल है कि आखिर कब? लेकिन इस बीच सवाल देश के अंदर अवैध बांग्लादेशियों को लेकर भी है, जिन्हें अवैध रूप से न सिर्फ बसाया गया बल्कि उनके आधार कार्ड तक बना दिए गए। अब जब दिल्ली समेत सभी जगहों पर अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं तो सवाल उठ रहे हैं कि इन अवैध बांग्लादेशियों से किसे प्यार है? कौन इन्हें बसा रहा है? क्या सियासी वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा के साथ किया जा रहा है खिलवाड़? यूनुस सरकार की बॉर्डर वाली साजिश, अब बॉर्डर पर लड़ेगा बांग्लादेश। हिंदुस्तान के खिलाफ यूनुस का खतरनाक प्लान, बांग्लादेश के खिलाफ शहर शहर उबाल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, अमेरिका में उठी आवाज। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से ही हिंदू समुदाय के लोगों पर आए दिन हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बीच भारत से जंग लड़ने की तैयारी कर रही है बांग्लादेश की फौज। बांग्लादेश का किलर TB2 ड्रोन पहले पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर दिखा, तो अब मेघालय बॉर्डर पर TB2 ड्रोन नजर आया और अब बांग्लादेश की बॉर्डर वाली नई साजिश का खुलासा हुआ है। दरअसल बांग्लादेश में लगातार अशांति जारी है। इस बीच कई बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने की कोशिश में हैं। बांग्लादेश में जारी अशांति के बीच सर्दियों के मौसम में घने कोहरे का फायदा उठाकर घुसपैठिए बिना तारबंदी वाले इलाके से अवैध तरीके से भारत में प्रवेश की कोशिश कर रहे हैं, जो सीमा पर BSF जवानों और अधिकारियों के लिए सिरदर्द बन गया है। भारत बांग्लादेश की जमीनी सीमा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जमीनी सीमा है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा है। इसमें पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश की सबसे ज्यादा करीब 2217 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं, जिसकी सुरक्षा का दायित्व BSF के दक्षिण बंगाल और उत्तर बंगाल फ्रंटियर पर है। बांग्लादेश में इस साल जुलाई से अशांति शुरू होने के बाद से ही भारत बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ की कोशिशें काफी बढ़ गई हैं। सर्दी के मौसम में घने कोहरे के कारण कुछ फीट दूर की वस्तुएं भी दिखाई नहीं दे रही हैं। इसीलिए घुसपैठिए सर्दी में इसी मौके का फायदा उठाकर भारत में घुसपैठ की लगातार कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में रहने वाले सनातनी लोग डरे सहमे हुए हैं और भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसी क्रम में एक नाबालिग युवती अपनी जान बचाते हुए भारत की सरहद में घुस आई। युवती को BSF ने पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से गिरफ्तार कर पुलिस को सौंप दिया है। बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार से बचकर एक नाबालिग युवती भारत में घुस आई। बताया जा रहा है कि युवती का परिवार पंचगढ़ जिले के इस्कॉन से जुड़ा हुआ है। युवती ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदू लोगों के ऊपर तरह तरह अत्याचार हो रहे हैं। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध अब भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया तक फैलने लगा है। भारत शेख हसीना के पतन से ही बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहा है। देश में तो प्रदर्शन हो ही रहा है, विदेशों में भी आवाज उठने लगी है। अमेरिका में लोग सड़क पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। वैसे भारत समेत दुनिया भर के देशों में भले ही बांग्लादेश के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही हो, लेकिन बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तभी तो एक तरफ जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा जारी है, तो वहीं बांग्लादेश की फौज भारत से जंग लड़ने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संसद में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर जवाब दिया। हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी के सवाल पर जयशंकर ने कहा कि हम लगातार इस मुद्दे पर अपना ध्यान बनाए हुए हैं और हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर हमारी चिंता है, और इसे लेकर दो टूक कहा कि बांग्लादेश
अपने हित में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर रोक लगाएगा। Regarding Bangladesh, sir, we have a good history of development projects. In fact, when we speak about neighborhood first policy, almost in every one of our neighboring countries, with the exception of Pakistan and China, we have had important development projects. That is the case with Bangladesh as well. And certainly it is our hope that with the new dispensation in Bangladesh, we will settle down to a mutually beneficial and stable relationship. With regard to the treatment of minorities in Bangladesh, it has been a source of concern. There have been multiple incidents of attacks on them. We have drawn our concern to their attention. Recently, Foreign Secretary visited Dhaka. This subject came up during his meeting. And it is our expectation that in its own interest, Bangladesh would take measures so that its minorities are safe. तो सवाल कई हैं और उन सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं कि क्या अब वो कड़ा प्रहार करने का वक्त आ गया है या अभी कूटनीतिक सख्ती से ही बांग्लादेश की अकड़ और कम हो जाएगी। और सवाल उन अवैध बांग्लादेशियों को लेकर भी है जो देश में हैं और उन्हें बसाने की प्लानिंग होती है, उनके आधार कार्ड तक बनवाए जाते हैं। और हम आपको बताएंगे भी कि जम्मू में कितने आधार कार्ड बनवाए गए, कश्मीर में कितने बनवाए गए, दिल्ली में कैसे अवैध बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे हैं और उनके आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य बाल मुकुंदाचार्य, बीजेपी के विधायक हैं, हवा महल से ए.के. मिश्रा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अरविंद सिंह तेजावत जी हैं, विदेश मामलों के जानकार, मौलाना अली हुसैन कुम्मी हैं, AISPLB के सचिव हैं, और मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, डॉक्टर HS रावत हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। सबसे पहले अरविंद जी, मैं चूंकि विदेश मंत्री के बयान पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। सबसे पहले आज उन्होंने लोकसभा में जो बयान दिया है, ये एक लाइन जो है कि बांग्लादेश अपने हित में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर रोक लगाएगा, इसका मतलब क्या? ये एक सख्त संदेश, कड़ा संदेश? मुझे लगता है कि जयशंकर साहब ने बांग्लादेश को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि जो वहाँ की लीडरशिप है वो अपरिपक्व है। हम ये सब जानते हैं, शासन चलाने का उस लीडरशिप को अनुभव नहीं है। और वहाँ पावर में आते ही जहाँ लोग अड़ोसियों पड़ोसियों से संबंध ठीक करते हैं, महाशक्तियों से संबंध ठीक करते हैं, व्यापार के बारे में सोचते हैं और एक योजना बनाते हैं, वही यूनुस साहब ने आते ही सब कुछ गड़बड़ कर दिया, भारत के खिलाफ बयान दिए और उल्टे सुल्टे बयान दिए। उसके बाद में उन्होंने जो पुरानी सारी नीतियां थी, बिना समय गंवाए उन्होंने एकदम बिल्कुल ही उलट दी। चीन का यहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से निवेश हो रहा है, उसको उन्होंने बहुत ही संयमित तरीके से नहीं किया। पाकिस्तान जो कभी भी उसके लिए फायदेमंद नहीं हो सकता था, वह किया है। नहीं, मैं इस लाइन का बांग्लादेश को अपने हित में ये हमले रोकने होंगे, इसके हित में। राइट। तो यही जयशंकर साहब ने यही समझाने की कोशिश की है। जो मैंने सुमित साहब अभी आपसे बोला है, वही दरअसल वो ये बता रहे हैं कि देखिए, बांग्लादेश का हित इसमें नहीं है कि वहां के लोग आपस में लड़ते रहे। और यह सच है कि केवल भारत ही ऐसा देश हो सकता है जो बांग्लादेश की मदद कर सकता है। दूसरी बात यह है कि खुद बांग्लादेश भारत के लिए एक बर्डन है। अगर आप इकोनॉमिक या कोई भी वो बिजनेस या ट्रेड या हर चीज में देखें तो बांग्लादेश हमेशा से भारत के लिए बर्डन रहा है। और जब भी मनमोहन सिंह साहब के टाइम में या उसके बाद भी जब भी बांग्लादेश वगैरह में और भारत के मध्य जो संधियां हुई है, उसमें हित हमेशा से बांग्लादेश का ही सधता रहा है, क्योंकि भारत ने हमेशा एक बड़े भाई की तरह व्यवहार किया है और जैसी वहां की लीडरशिप चाहती थी वैसा किया है। अब अगर यूनुस साहब अगर अपनी नीतियां बदलते हैं तो ये उसके नहीं है। और मुझे उम्मीद है, जैसा कि जयशंकर साहब ने आज पार्लियामेंट में भी कहा है, कि खुद बांग्लादेश को यह समझना होगा कि उसका हित क्या है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कूटनीति के माध्यम से ही भारत, आपको लग रहा है कूटनीतिक भाषा से बांग्लादेश समझ जाएगा, ये आपको लग रहा है। लेकिन मोहम्मद अली शाह साहब, ये कूटनीतिक भाषा का असर है, विदेश सचिव के दौरे का असर है। पहले उन्होंने हिंदुओं के हमले की बात मानी, पहले मान ही नहीं रहे थे,
अब मानना पड़ा। और अब विजय दिवस जिस पाकिस्तान की गोद में आज यूनुस सरकार बैठी है, उस पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को हमने सरेंडर करने के लिए मजबूर किया। 16 दिसंबर की तारीख आ रही है और उस विजय दिवस में बांग्लादेश की मुक्ति योद्धाओं का भी रोल था। उन मुक्ति योद्धाओं को अब भेजने का फैसला लिया है, ये खबर है। बिल्कुल सुमित जी, देखिए 16 दिसंबर की तारीख आ रही है जो कि विजय दिवस है, बल्कि 71 में के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ मेरे फादर ने भी इसमें हिस्सा लिया था। बहुत बहादुरी से लड़े थे, पूरी उनकी पलटन इसमें। तो इसमें दोनों का मैं योगदान देखता हूँ कि एक तरफ कि विजय दिवस की तारीख आ रही है। जी हाँ, हमारे विदेश सचिव जब गए थे, डिफेंस सेक्रेटरी जब गए थे, ये फॉरेन सेक्रेटरी जब गए थे, मिस्टर विक्रम मिस्री साहब जब बांग्लादेश गए, तो बिल्कुल 9 तारीख को तो सटीक संदेश लेकर गए और यूनुस सरकार ने कबूल किया। जी हाँ, नरसंहार हुआ है और वो सुधरेंगे। आई होप वो सुधरे। और जैसे कि हमारे विदेश मंत्री ने आज बयान दिया है कि नई डिस्पेंसेशन से आई होप ये कुछ करें बांग्लादेश के लिए, इनके अनुमान उनके सरकार के लिए, उनके लोगों के लिए। जैसे कि राजावत साहब ने बताया कि जब नई सरकार आती है तो सबसे पहले वो पड़ोसियों, आप कहीं पे शिफ्ट कर दिए। मैं एक बड़े आम भाषा में समझाता हूँ ताकि हमारे हर कोई दर्शक समझ जाए। देखिए सुमित भाई, हम एक रेजिडेंस शिफ्ट करते हैं, इस कॉलोनी से मैं उस कॉलोनी में शिफ्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले काम क्या करूंगा? सबसे पहले घंटी मारेंगे, मेरे पड़ोसी आएंगे, कुछ चाहिए है, चाय चाहिए, पकौड़े, कुछ अनुमान तौर पे ऐसा होता है ना आमतौर पे। वैसे ही ठीक उसी तरीके से सरकार जब नहीं आती है, पहला काम क्या करती है कि भाई हमारे पड़ोसियों से अच्छी मदद, अच्छी पड़ोसियों से अच्छे मिलजुल के रहो। लेकिन यूनियन सरकार ने क्या करा? आते ही हिंदुस्तान के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। आते ही, ठीक है, ये भी नहीं कि भाई अरे देख तो लो, आपका वजूद किससे हुआ? आपका वजूद हुआ तो क्या ये माने कि अब खासतौर पर बॉर्डर को लेकर भी एक तनाव है। बॉर्डर पर अब भारत विरोधी रवैया बहुत हुआ, तो बॉर्डर हमारी सेना तो सिक्योर कर लेगी और सिक्योर करने की दिशा में बीएसएफ को वहां पर आप जो तैनाती है वो और बढ़ाने की बात है, अलर्ट किया गया है। लेकिन एक पोरस बॉर्डर है, तो बॉर्डर को लेकर हम निश्चिंत हैं। बिल्कुल, बॉर्डर को लेकर हम निश्चिंत हैं। और एक चीज आपने गौर करी, जब मैंने बोला कि नए घर में हम शिफ्ट करते हैं तो घंटी आती मारते हैं, हम पड़ोसियों को जानने पहचानने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ की सरकार ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया, बल्कि और बिगाड़े ये पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस में। अरे पाकिस्तान गए अपनी जगह पे, बांग्लादेश को उनसे क्या लेना देना? अगर जब बांग्लादेश की नौबत आएगी ना, तो पाकिस्तान तो पीठ दिखा के सबसे पहले वो मुर्गी खा के वो भागेगा। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो खड़ा रहेगा हर किसी के साथ, बांग्लादेश के साथ ही नहीं। हमने खाया है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे तुर्की हो, चाहे कहीं भी, चाहे गल्फ वॉर हो, हम खड़े रहे हैं मानवता इंसानियत के साथ। जी बिल्कुल। और लेकिन सवाल यह है कि हम बांग्लादेश को तो सुधार रहे हैं और बांग्लादेश को बड़ी सख्ती से हम भाषा जुबानी तौर पर अभी समझा रहे हैं और हमें समझाने के और भी तरीके आते हैं। लेकिन सवाल देश में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों को लेकर भी है। अवैध बांग्लादेशियों को लेकर बाल मुकुंद आचार्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के विधायक हैं। उनका एक वीडियो भी अभी वायरल हो रहा था कि उन्होंने बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बनाने वालों को पकड़ा। मैं आता हूं आचार्य बाल मुकुंद आचार्य जी, लेकिन उससे पहले वो तस्वीर मैं दर्शकों को दिखाता हूं। और तस्वीर के साथ साथ जो रोहिंग्या की बात है, उन रोहिंग्याओं को लेकर क्या स्थिति है। हाल में दिल्ली पुलिस ने अभियान चलाया, जम्मू और कश्मीर में अभियान चलाया जा रहा है। तो पहले वो तस्वीर देखिए और आवाज के साथ, ये वो तस्वीर है, जरा आवाज दीजिए इसमें। ये तो तुम्हारा ये जो दिख रहा है ये शख्स, ये आधार कार्ड बनवाने का काम करता है बांग्लादेशियों का, ये आरोप है, ये आचार्य बाल मुकुंद आचार्य का दावा है। और जब ये लाइव इन्होंने पकड़ा कैमरे पर, ये तस्वीर और 6 कार्डधारियों में सूरत के, अरे आतंकवादी है ये तो तुम्हारा। अब समझिए कि अब आचार्य बाल मुकुंद आचार्य का दावा है। मैं इस पर जवाब लूं उससे पहले जरा ग्राफिक्स दिखा दीजिए एक बार, और ग्राफिक्स के जरिए दिखाइए कि जो रोहिंग्याओं से, बांग्लादेशियों से किसे प्यार है, प्यार किसे है बांग्लादेशियों से, ये समझिए। आज की तारीख में बांग्लादेशी घुसपैठी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और अभियान हमने छेड़ा है। भारत में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान छेड़ा गया है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान में पुलिस
जुटी हुई है और सीमापुरी और कालिंदी कुंज में लगातार दिल्ली पुलिस जाकर वहां पूछताछ कर रही है और सीमापुरी में 32 संदिग्ध बांग्लादेशियों की पहचान की गई है जिसके पास कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं था। वहीं जम्मू में रोहिंग्या शरणार्थियों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा क्या हुआ है आप हैरान रह जाएंगे सुनकर, कितना बड़ा खुलासा हुआ है। 4 एनजीओ रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद कर रहे हैं। वो कौन है एनजीओ? वो कौन लोग हैं जो इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं? गैर कानूनी तरीके से इनके आधार कार्ड भी बना दिए गए, आधार कार्ड तक बना दिए जाते हैं, जिसमें से जम्मू में 61 और कश्मीर में 97 रोहिंग्याओं के आधार कार्ड बन गए। यानी कि उन्हें धीरे धीरे भारत का नागरिक बना दिया जाता है। रोहिंग्याओं के विरोध में आज शिवसेना डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन भी किया। उस प्रदर्शन की भी तस्वीर स्क्रीन पर दिखाते रहिए। और लेकिन रोहिंग्या खतरा क्यों है ये समझिए। रोहिंग्या वापस जाओ के नारे लग रहे हैं अब जम्मू में, तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध जो बांग्लादेशी हैं वो खतरा हैं। और खतरा क्यों हैं ये जरा समझिए। आपको मैं बताऊं कि कई सारे ऐसे मामले आए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा में रोहिंग्या शामिल होने की बात आई। इसके अलावा 16 अप्रैल 2022 में जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हिंसा हुई, उसमें जो रोहिंग्याओं के जो अवैध बांग्लादेशी हैं उनके शामिल होने की खबर आई। जुलाई 2024 में पुणे से रोहिंग्या मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ। महाराष्ट्र एटीएस ने परिवार समेत गिरफ्तार किया और ये अलग अलग कार्रवाई हुई है। 29 नवंबर 2024 को वाराणसी कैंट से रोहिंग्या अब्दुल्ला गिरफ्तार किया गया, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है उससे लिंक निकला। एटीएस या एनआईए की रडार पर ऐसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं और यही वजह है कि रोहिंग्या खतरा हैं। आपराधिक गतिविधियों में इनकी लिप्तता रहती है। समाज में रहकर भी ये असामाजिक जो तत्व हैं वो बनकर रहते हैं और आतंकियों के साथ इनकी मिली भगत की बात सामने आती है। अब यहाँ पर सवाल यही है आचार्य बालमुकुंदाचार्य जी, आपका जो मैंने वीडियो देखा, आपने कहा कि आपका दावा है कि आधार कार्ड बनवाया जा रहा था। कौन लोग थे और क्या वाकई आधार कार्ड बनवाया जाता है? बिल्कुल श्रीमान, मैं आपको बताऊं, मेरी विधानसभा हवा महल जयपुर परकोटे में हमें शिकायत थी कि एक आईडी सेंटर से 181 आईडी कोई बाहर के लोगों की बनी थी। ये हम ढूंढना चाह रहे थे बहुत दिनों से, शिकायतकर्ता ने कोई प्रूफ दिया नहीं था। तो हम सभी क्षेत्र की आईडियों के ऊपर हमने निगरानी रख रखी थी कि जब तक कोई हमारे पास आधार नहीं हो, सबूत नहीं हो, जब तक हम लोग कैसे किसी को गलत बता सकते हैं। जिम्मेदारी का पद है तो जिम्मेदारी रखनी पड़ेगी। तो हमने एक पहले आईडी सेंटर पे अपना व्यक्ति भेजा और एक हमने आईडी बनवाई। हमने कहा कागज नहीं है, तो उसने कहा कि आपकी वोटर आईडी बन जाएगी, 500 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो 500 रुपए में 50 रुपए की आईडी हमारी जो सरकारी रेट है 500 रुपए में बन गई। हमने उस आईडी सेंटर पे जाकर देखा तो वहां 2 बंदों के पास में 2-2 मोबाइल थे। उन पर फोन आ रहा था कि भाईजान 6 आईडी बनानी है, गुजरात की पार्टी है। एक फोन आया था, भाईजान 5 आईडी बनानी है, बिहार की पार्टी है। और वहां एक महिला बैठी थी, वो कह रही थी कि मेरे बाहर से रिश्तेदार आ रहे हैं, उनकी आईडी के लिए आई हूं मैं। कागज? बोले कागज तो यही बना देंगे। यानी कहीं ना कहीं झोलम झोल है। फिर हम लोगों ने सख्ती की तो उन्होंने बता दिया कि हाँ ऐसा ऐसा बन जाता है। हमने पुलिस को बुलाया, उनको पकड़वाया। दूसरी आईडी सेंटर का पता चला, वहां गए तो वहां पर एक कार्टून भरा था, जहां पर कार्टून में दुनिया भर की आईडियां और कहां के लोगों की थी, मुजफ्फरपुर, फलाना, ढिमका और बिहार की और पता नहीं कहां की आईडी यहाँ बनती है। ये वो लोग हैं जो बाहर से आते हैं, ये आइडिया बनवाने के कोई इनके बीच के दलाल हैं जो पैसे लेके बनवाते हैं और ये लोग बना दिया करते हैं। तो कहीं ना कहीं फर्जी झाला ऐसा चल रहा है कि जो आइडिया बनाने का काम। और एक पकड़ा था हमने मनोरपुर थाना क्षेत्र में, जहां 5 बांग्लादेशी पकड़े गए थे मेरी विधानसभा की आईडी बनवाकर। और उसके बाद तो आप देख लीजिए लगातार आईडियां पकड़ी जा रही है, लगातार बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं। कांग्रेस के शासन में जाहिदा नाम की हमारे यहाँ मंत्री हुआ करती थी। उन जाहिदा नाम की मंत्री ने अनगिनत रूप से आईडी सेंटर बांटे थे। आईडियो की सेंटरों की मांग थी लगभग 300 कुछ 82 और वो बांटे गए थे 800 कुछ। और वो आईडियां बांटी गई थी दुनिया भर की। वो आईडी ले जाने वाले, पता चला है हमारे पास में ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स आए कि वो देश के बॉर्डर्स पे ले गए और हमारे भी राजस्थान की बॉर्डर्स पे वो आईडिया चला रहे हैं। मानो आईडी बूंदी की थी और चल रही है वो बिहार में। आईडी कहीं जयपुर की अलॉट कराई और वो आईडी चल रही है कहीं लखनऊ में। हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं, आने वाले समय में सब कुछ पूरा आपके सामने रखेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या कच्ची बस्तियों में, रिको इंडस्ट्रियल एरियाओं में, जहाँ फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह जहाँ होती है, वहां पर कचरा पीने वाले
यहाँ पर बहुत तेज गति से आके फंस गए। इन सबकी जांच होनी चाहिए, इन सबको पकड़ना चाहिए, देश के बाहर करना चाहिए, जेल के अंदर करना चाहिए। कौन है ऐसे लोग जो अवैध बांग्लादेशियों से इन्हें प्यार है, मोहब्बत है, इन्हें बसा रहे हैं, इनके कार्ड बना रहे हैं, इन्हें